एपिसोड 4 आधी रात की पुकार। पिछले एपिसोड में आपने सुना बाबा काल भैरवनाथ ने विवान को काला चक्र के बारे में बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि अब काला चक्र की नजर विवान पर पड़ चुकी है। एक रहस्यमयी हमले के दौरान बाबा ने अदृश्य छायाओं को पीछे हटाया और जाते समय विवान को सख्त हिदायत दी, आज रात अगर कोई तुम्हें पुकारे तो जवाब मत देना। लेकिन उसी रात विवान को अपनी बहन काव्या की आवाज सुनाई दी। फिर उसके पिता जैसी आवाज दरवाजे के बाहर गूंजने लगी। तभी बाबा का फोन आया और उन्होंने कहा, दरवाजा मत खोलना क्योंकि जो बाहर खड़ा है वो इंसान नहीं है। अब आगे। विवान के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसकी नजर दरवाजे पर टिक गई। बाहर फिर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। बेटा दरवाजा खोलो। आवाज बिल्कुल उसके पिता जैसी थी, इतनी असली कि अगर बाबा का फोन न आया होता तो वह कब का दरवाजा खोल चुका होता। बाबा बाहर क्या है? विवान ने फुसफुसाते हुए पूछा। फोन की दूसरी तरफ कुछ क्षण खामोशी रही। फिर बाबा की भारी आवाज सुनाई दी, खिड़की से बाहर देखो। विवान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। उसके कदम जैसे भारी हो गए थे। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। गली पूरी तरह सुनसान थी। लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी सांस अटक गई। गली के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े, झुका हुआ सिर और पूरी तरह स्थिर। बारिश उसके ऊपर गिर रही थी लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। उसे देख रहे हो? बाबा ने पूछा। हाँ हाँ, उसकी आंखों में मत देखना। विवान ने तुरंत नजर हटा ली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सिर्फ एक पल के लिए उसकी नजर उस आदमी के चेहरे पर गई थी और उसी एक पल में उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। उस आदमी का चेहरा था ही नहीं जहां चेहरा होना चाहिए था। वहां सिर्फ काला अंधेरा था। धड़ाम! अचानक दरवाजा जोर से हिला, जैसे किसी ने बाहर से पूरी ताकत से धक्का मारा हो। विवान उछल पड़ा। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। फोन पर बाबा की आवाज और गंभीर हो गई, अपने कमरे से बाहर मत निकलना। लेकिन मेरे पिताजी, तुम्हारे पिता अपने कमरे में हैं और जो बाहर है। बाबा कुछ सेकंड रुके, वह तुम्हें बाहर बुलाने आया है। विवान के माथे पर पसीना आ गया। क्यों? क्योंकि अब तुम उन्हें दिखाई देने लगे हो। ठक ठक ठक। अब दस्तक पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। पूरे दरवाजे में कंपन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी किसी भी क्षण टूट जाएगी। और तभी बाहर से फिर आवाज आई, लेकिन इस बार वह पिता की नहीं थी। भैया! विवान की आंखें फैल गईं। काव्या! यह काव्या की आवाज थी। भैया मुझे बचा लो। उसका दिल टूटने लगा। मैं बहुत दर्द में हूं। आंसू विवान की आंखों में भर आए। लेकिन अगले ही पल उसे बाबा की बात याद आई, जो भी पुकारे जवाब मत देना। भैया मैं मर जाऊंगी। आवाज अब रो रही थी, सिसक रही थी और हर शब्द विवान के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। लेकिन उसने होंठ भींच लिए, एक शब्द नहीं बोला। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक आवाज बदल गई। जिद्दी हो तुम। अब आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, खुरदुरी, भयानक और नफरत से भरी हुई। कमरे की लाइट अपने आप जल उठी, हालांकि पूरे मोहल्ले की बिजली गई हुई थी। विवान का दिल धड़कना भूल गया। कमरे के बीचों बीच एक लंबी काली परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां कोई खड़ा नहीं था। सिर्फ परछाई थी, जैसे किसी अदृश्य आदमी की। बाबा! उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ मेरे कमरे के अंदर है। फोन पर कुछ क्षण खामोशी रही। फिर बाबा बोले, अपने बिस्तर के नीचे देखो। विवान का दिल बैठ गया। क्या? अभी! कांपते हुए वह नीचे झुका और बिस्तर के नीचे देखा। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर अंधेरे में दो आंखें खुली, पीली, चमकती हुई। विवान डर के मारे पीछे गिर पड़ा। अगले ही पल वे आंखें गायब हो गई। तुमने देखा? बाबा ने पूछा। हाँ। वो क्या था? अभी यह मत पूछो तो क्या करूं? अपने तकिए के नीचे जो राख है उसे हाथ में ले लो। विवान को याद आया वही राख जो बाबा ने दी थी। उसने तुरंत तकिए के नीचे हाथ डाला। थैली अभी भी वहीं थी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और तभी कमरे के भीतर की सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। बारिश की आवाज भी, हवा की आवाज भी, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। फिर धीरे धीरे एक नई आवाज सुनाई दी, पायल की, छन छन छन। विवान का दिल बैठ गया। ये आवाज उसके कमरे से नहीं आ रही थी। ये आवाज घर के अंदर से आ रही थी, किसी के चलने की।
धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए छन छन छन, एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। बाबा, विवान फुसफुसाया, अब क्या करूं? लेकिन इस बार फोन से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खरखराहट। बाबा, कोई उत्तर नहीं। कॉल कट चुकी थी और उसी समय उसके कमरे के बाहर कदमों की आवाज रुक गई। पूरा घर फिर से शांत हो गया, इतना शांत कि उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। फिर बहुत धीरे से दरवाजे के नीचे से किसी ने एक कागज अंदर सरका दिया, सफेद कागज, जो धीरे धीरे फर्श पर सरकता हुआ उसके पैरों के पास आकर रुक गया। विवान कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर कांपते हाथों से उसे उठाया। कागज पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो कल रात अकेले पंचगंगा घाट आना। और उसके नीचे वही निशान बना था जो काव्या की डायरी में मिला था। विवान का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह सचमुच काव्या तक पहुंचने का रास्ता था, या फिर काला चक्र का बिछाया हुआ जाल? अघोरी श्मशान का वारिस, एपिसोड 4, आधी रात की पुकार। विवान की नजर उस कागज पर जमी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। बार बार वह उसी पंक्ति को पढ़ रहा था, अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो कल रात अकेले पंचगंगा घाट आना। और नीचे बना वह निशान, वही निशान जो काव्या की डायरी में मिला था, वही निशान जिसने पहली बार उसे मणिकर्णिका घाट तक पहुंचाया था। कुछ देर तक वह वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक उसे एक बात याद आई। बाबा काल भैरवनाथ, उसे तुरंत बाबा को यह सब बताना चाहिए। उसने फोन उठाया, कॉल लगाया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, लेकिन हर बार वही नतीजा, जैसे किसी ने पूरे घर को दुनिया से काट दिया हो। रात किसी तरह बीती। सुबह होते ही विवान मणिकर्णिका घाट पहुंच गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। पूरी रात वह सो नहीं पाया था। घाट पर पहुंचते ही उसने बाबा को ढूंढना शुरू किया, लेकिन बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। घंटों बीत गए, दोपहर हो गई, फिर भी उनका कोई पता नहीं चला। तभी वहीं लड़का दिखाई दिया जो पिछली बार उसे पुराने मकान तक ले गया था। तुम? विवान उसके पास पहुंचा। लड़का शांत था। बाबा तुमसे नहीं मिलेंगे। क्या मतलब? वो यहाँ नहीं है। विवान का माथा सिकुड़ गया। कहाँ गए हैं? मुझे नहीं पता, लड़के ने सपाट स्वर में कहा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। तुम झूठ बोल रहे हो। पहली बार लड़के के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगर बाबा नहीं चाहते कि कोई उन्हें ढूंढे तो कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता, यह कहकर वह जाने लगा। लेकिन विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, मुझे एक बात बताओ। क्या? विवान ने जेब से वह कागज निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। कागज देखते ही लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ क्षणों तक वह बिना कुछ बोले कागज को देखता रहा। फिर उसने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। ये तुम्हें कहां मिला? उसकी आवाज बदल चुकी थी। कल रात मेरे कमरे के अंदर। लड़के ने गहरी सांस ली। तुम वहां नहीं जाओगे? क्यों? क्योंकि जो लोग यह निशान भेजते हैं वे बुलाते नहीं हैं, शिकार चुनते हैं। विवान का दिल जोर से धड़का। क्या यह काला चक्र का निशान है? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ही जवाब थी। शाम होते होते विवान घर लौट आया। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। एक तरफ बाबा गायब थे, दूसरी तरफ यह रहस्यमयी संदेश, और सबसे बड़ी बात, उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि काव्या सचमुच जिंदा है या नहीं। वह अपने कमरे में बैठा सोच ही रहा था कि अचानक नीचे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! विवान तुरंत नीचे भागा। बैठक का दरवाजा खुला हुआ था और जमीन पर एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था। वह बक्सा देखकर विवान रुक गया। उसे याद था, यह बक्सा उसकी मां का था। मां इसे हमेशा अलमारी के सबसे ऊपर रखती थीं और किसी को छूने नहीं देती थीं। विवान धीरे धीरे आगे बढ़ा। बक्सा खुल चुका था। उसके अंदर पुराने कागज रखे थे, कुछ तस्वीरें, कुछ पत्र और एक पुरानी डायरी। विवान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डायरी उठाई, पहला पन्ना खोला। ऊपर लिखा था सरस्वती मिश्रा। यह उसकी मां का नाम था। विवान की सांस अटक गई। उसने जल्दी जल्दी पन्ने पलटने शुरू किए। पहले कुछ पन्नों में सामान्य बातें लिखी थीं, लेकिन फिर एक तारीख पर उसकी नजर टिक गई। तारीख थी 17 जुलाई 2004, यानी उसके जन्म से कुछ महीने पहले की।
नीचे लिखा था, आज फिर वह आदमी घर के बाहर दिखाई दिया, वही राख से सन्ना चेहरा, वही भयानक आंखें। मैं नहीं जानती कि वह हम पर नजर क्यों रख रहा है। विवान के हाथ कांपने लगे। उसने अगला पन्ना खोला। आज उसने पहली बार मुझसे बात की। विवान ने कांपते हाथों से अगला पन्ना खोला। स्याही कुछ जगह धुंधली हो चुकी थी, लेकिन शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। मैंने उससे पूछा कि वह कौन है, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा कि कुछ नाम जितने कम जाने जाएं, उतना अच्छा होता है। उसकी आंखें अजीब थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें आग भी हो और अंधेरा भी। मैं उससे डर रही थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि वह हमारा दुश्मन नहीं है। विवान ने तेजी से अगला पन्ना पलटा। आज उसने मुझे एक चेतावनी दी। उसने कहा कि मेरे बच्चे के जन्म के साथ एक पुराना चक्र फिर से घूमना शुरू होगा। उसने कहा कि कुछ लोग वर्षों से उसका इंतजार कर रहे हैं और जब समय आएगा वे उसे ढूंढ लेंगे। विवान का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या उसकी मां उसके बारे में लिख रही थी? उसने पढ़ना जारी रखा। मैंने पूछा कि क्या मेरा बच्चा खतरे में रहेगा? उसने कहा कि खतरा तो उसके जन्म से पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन उसके साथ एक और बच्चा होगा और दोनों की किस्मतें एक दूसरे से बंधी होंगी। अगर एक अंधेरे में जाएगा तो दूसरा भी उससे बच नहीं पाएगा। विवान की आंखें फैल गईं। उसके दिमाग में तुरंत काव्या का चेहरा उभर आया। क्या यह उसके और काव्या के बारे में लिखा गया था? उसने अगला पन्ना पलटा, लेकिन वहां सिर्फ एक पंक्ति थी और वही पंक्ति उसके शरीर में सिहरन दौड़ाने के लिए काफी थी। अगर कभी यह डायरी विवान के हाथ लगे तो समझ लेना कि भविष्यवाणी शुरू हो चुकी है। उसने कहा कि मेरा बेटा सामान्य नहीं होगा। उसने कहा कि एक दिन अंधेरा उसे ढूंढने आएगा और उस दिन उसे चुनना होगा। विवान का गला सूख गया। ये सब क्या था? उसने तेजी से अगले पन्ने पलटे, लेकिन डायरी का आधा हिस्सा फटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर महत्वपूर्ण पन्ने निकाल ली हों। विवान का दिल बैठ गया। उसी समय डायरी के अंदर से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। वह झुककर तस्वीर उठाने लगा, लेकिन तस्वीर देखते ही उसका शरीर सुन्न पड़ गया। तस्वीर में 3 लोग खड़े थे। पहली उसकी मां थी, दूसरे उसके पिता, लेकिन तीसरा व्यक्ति। उसे देखकर विवान की आंखें फैल गईं, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि बाबा काल भैरवनाथ थे। विवान ने तस्वीर को दोबारा ध्यान से देखा। पहले उसके पिता, फिर मां और फिर बाबा। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे एक और बात दिखाई दी। तस्वीर के पीछे की दीवार पर वही रहस्यमयी निशान बना हुआ था जो काव्या की डायरी और उस कागज पर बना था। उसका गला सूख गया। इसका मतलब था कि यह सब आज शुरू नहीं हुआ था। यह रहस्य उसके जन्म से भी पहले का था और शायद उसका परिवार शुरू से ही इस खेल का हिस्सा था। लेकिन तस्वीर कम से कम 30 साल पुरानी लग रही थी। और सबसे डरावनी बात, बाबा आज भी बिल्कुल वैसे ही दिखते थे। न एक झुर्री ज्यादा, न चेहरे में कोई बदलाव, जैसे समय ने उन्हें छुआ ही न हो। यह असंभव है, विवान बुदबुदाया। तभी अचानक घर की सारी लाइट झपकने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उसी क्षण उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई, बहुत करीब, इतनी करीब कि उसकी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस हो रही थी। विवान धीरे धीरे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। और फिर अंधेरे में 2 पीली आंखें चमकी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने पिछली रात अपने बिस्तर के नीचे देखी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। पंचगंगा घाट, आज रात, अकेले आना। आवाज खत्म होते ही वे आंखें गायब हो गई और उसी पल बिजली वापस आ गई। पूरा कमरा रोशनी से भर गया, लेकिन अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसकी मां की डायरी, पुरानी तस्वीर और अनगिनत सवाल। क्या उसकी मां पहले से काला चक्र के बारे में जानती थी? 30 साल पुरानी तस्वीर में बाबा काल भैरवनाथ कैसे मौजूद थे और पंचगंगा घाट पर उसका इंतजार कौन कर रहा था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अघोरी श्मशान का वारिस का अगला एपिसोड।